So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the further questions of merger and amalgamation. देखो टिपिकल मर्जर एंड अमेलगमेशन के क्वेश्चंस चलते हैं, ठीक है, बट ये ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर कुछ एक नया कंसेप्ट आ गया था जिसके रिस्पेक्ट में वीडियो इशू करा था, एंड देन बायबैक ऑफ शेयर से जिसके रिस्पेक्ट में अभी एक वीडियो इशू करा। अब इसके बाद वापस से जो टिपिकल क्वेश्चन आएंगे, पर हाँ ये क्वेश्चन लेंथी रहेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के ये लेंथी से क्वेश्चंस। देखो बात करें तो फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए और बी लिमिटेड के है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। सी आपको क्या करना है कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बुक ओपन करके रखनी है। अगर आपके पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बुक नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको डाउनलोड कर लो या तो यही क्वेश्चन आप अपने नोट्स में सर्च कर लो, ठीक है। पर्टिकुलर कुछ नोट्स आपके पास होने चाहिए जिसके थ्रू आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, या कुछ क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। कुछ आपके पास इतना ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसके थ्रू आप रिवाइज़ कर सको। एक सॉल्यूशन बुक होनी चाहिए, वो आपके सामने स्क्रीन पे होनी चाहिए। एटलीस्ट जो हम बोल रहे हैं इधर वो आप अपने सॉल्यूशन से मैच करो, क्योंकि इधर हम बोल रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है। तो एक बार सही अगर आप देख लेते हो तो आपको एक सर्टेनिटी आएगी, ठीक है, कि जो भी बोला जा रहा है वो सही बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब हम जो है क्वेश्चन वापस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। बोथ कंपनी ऑपरेट इन सेम इंडस्ट्री, और ए और बी के बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दे के रखा है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे के रखी है, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड पेमेंट रेशियो, और उसके बाद मार्केट प्राइस दे के रखी। अब क्या बोला, एज्यूम डैट द टू फर्म्स आर इन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग अ मर्जर। अब मर्जर कैसे होगा, इक्विटी शेयर को एक्सचेंज करके, and you have been asked to assist in establishing equitable exchange term, कि आपको बोला गया है कि आप हेल्प करो इन establishing, क्या establish करना है, इक्विटेबल एक्सचेंज टर्म, ठीक है, इक्विटेबल एक्सचेंज टर्म को असिस्ट करने में। एंड आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट डीकम्पोज शेयर प्राइस। क्या बोला है, शेयर प्राइस को डीकम्पोज करो। 1 सेकेंड, शेयर प्राइस को डीकम्पोज करो। अब कैसे डीकम्पोज करेंगे भाई, शेयर प्राइस मतलब एक तरीके से मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को कैसे डीकम्पोज करते, EPS इंटू PE, राइट। तो उन्होंने यही बोल के रखा है एक तरीके से कि EPS और PE कैलकुलेट करो। ये देखो जैसे कि पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ MPS कि MPS के कंपोनेंट, MPS के कंपोनेंट क्या होते हैं कि हम EPS को PE से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। एंड देन देखो ऑल्सो सेग्रीगेट देयर EPS फिगर, और EPS फिगर को भी सेग्रीगेट करो। अर्निंग पर शेयर मतलब उसको रिटर्न ऑन इक्विटी और बुक वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू से सेग्रीगेट करो, ठीक है। तो पहले आप ये सब करो कि EPS, PE, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड बुक वैल्यू, ये 4 चीज़ें निकालो। तो देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स देके रखा है 2,10,000, नंबर ऑफ शेयर देके रखा है, तो EPS तो निकाल लो। तो ये EPS तो हमने निकाल लिया। अब PE की बात करें तो मार्केट प्राइस देके रखा है, EPS देके रखा है, तो 40 डिवाइड बाई 2.1, ये हो गया 19.047, मतलब 19.05, ठीक है। यही जो 15 है तो 15 डिवाइड बाई 1.2375, राइट, तो 12.12, राइट। तो देखो PE रेशियो निकालने के बाद अब आता है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड बुक इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब रिटर्न की बात हो रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी तो पैट की तो बात होगी, और इनफैक्ट अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करे तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि अर्निंग कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स को अवेलेबल है डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर तो 2,10,000 ही है। अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बोलना कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1,00,000, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो जो भी है तो ये हो जाएगा, ये ऐसा नहीं, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड अलग होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल एट पार जो है और रिटेन अर्निंग्स, राइट। तो इस तरीके से 2,10,000 डिवाइड बाय 12 लाख हो जाएगा, और एक तरीके से तेरा 17.5%, ठीक है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। फिर बुक इक्विटी की बात करें तो बुक इक्विटी कायदे से तेरा 10 लाख आना चाहिए। फिर भी एक बार देख लेते कि बुक इक्विटी क्या होता है। बुक इक्विटी मतलब कि बुक वैल्यू पर शेयर, तो ये तेरा बुक वैल्यू पर शेयर है। सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी की हमने बात करी। रिटर्न ऑन इक्विटी में पैट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अभी जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर,
तो जो आएगा तेरा बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। मतलब कि बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर कभी भी पार वैल्यू नहीं होती, कभी भी पार वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। चलो अगला, एस्टिमेट फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ रेट ऑफ ईच फर्म। अब देखो, एस्टिमेट फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ रेट, हर फर्म का ईपीएस ग्रोथ रेट। अब देखो, फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि आपका अर्निंग पर शेयर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर तो 2.10 है, और रही बात है दूसरे का वो 1.2375 है। अब फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ रेट, तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं ना कि ये ग्रोथ रेट पूछ रहे हैं, ठीक है। और ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, G इजकल टू बी आर, ठीक है। बी क्या होता है, रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो कितना आपको पता है, अगर पेमेंट रेशियो 40 है तो रिटेंशन रेशियो 60%, तो 0.60। और आर की बात करें तो आर अपना रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी अपन ने कैलकुलेट किया वो 17.5 है, तो 17.5 इंटू 0.60 ये आ गया हमारा 10.5, ये हमारा ग्रोथ रेट आ गया। सी मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अभी ए लिमिटेड का कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है डिक्टो का डिक्टो बी लिमिटेड का भी आपको कैलकुलेट करना है। ओके, बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग सिनर्जी, बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग सिनर्जी, बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग सिनर्जी, ठीक है। ए लिमिटेड एस्टिमेट दैट इंट्रिंसिक वैल्यू, ए लिमिटेड ने एस्टिमेट करा कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ऑफ बी इक्विटी शेयर वुड बी 20 पर शेयर ऑन इट्स एक्विजिशन। तो बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग सिनर्जी ए लिमिटेड ने एस्टिमेट करा कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बी इक्विटी शेयर वुड बी 20 पर शेयर, ठीक है। तो बी की जो 20 पर शेयर है, और एज्यूम ए लिमिटेड इंट्रिंसिक वैल्यू टू बी इक्वल टू द मार्केट प्राइस, और इसकी मार्केट प्राइस क्या थी, ए की 40, तो चलो ये 40 हो गया, ठीक है। तो एज्यूम बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिनर्जी उसने एस्टिमेट किया कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 20 है और बी ए की जो है मार्केट वैल्यू 40 है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ रेंज ऑफ जस्टिफाइबल इक्विटी शेयर एक्सचेंज रेशियो। हमको क्या करना है, एक रेंज डेवलप करनी है, ठीक है। रेंज किसकी, रेंज ऑफ जस्टिफाइबल इक्विटी शेयर एक्सचेंज रेशियो, ठीक है। एक रेंज डेवलप करनी है ऑफ इक्विटी शेयर एक्सचेंज रेशियो। सी अभी इक्विटी शेयर एक्सचेंज रेशियो अपना जो था, अपना जो मार्केट प्राइस है वो है 40 और 15, ठीक है। तो एक तो है अपना 15/40 और एक है हमारा 20/40, राइट। ये रेंज ऑफ जस्टिफाइबल इक्विटी शेयर एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस दैट कैन बी ऑफर्ड बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड शेयर होल्डर। तो ये रेंज है 15/20 अपना छोटा, 20/40 अपना बड़ा, ठीक है। बेस्ड ऑन योर एनालिसिस इन पार्ट 1 एंड 2 वुड यू एक्सपेक्ट द नेगोशिएटेड टर्म्स टू बी क्लोजर और अपर। अब देखो, आपने जो एनालिसिस करा पार्ट 1 और 2 का, आपको क्या समझ में आया कि जो नेगोशिएटेड टर्म है वो क्लोजर होनी चाहिए, वो या अपर होनी चाहिए। देखो हमने रेंज तो निकाल ली, 15/20, 15/40 और 20/40, ये तो हमने निकाल लिया। अब पॉइंट ये है कि लोअर होना चाहिए अपर होना चाहिए, ये नहीं पता हमको। देखो आपने रेंज निकाल ली, ठीक है। अब देखो पॉइंट ये है कि जो आप कैलकुलेट कर रहे थे ए और बी लिमिटेड का, आपको दिख रहा है साफ साफ कि जो ए लिमिटेड है उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, ठीक है। उसका ईपीएस भी ज़्यादा है, आरओई भी ज़्यादा है, सब तो ज़्यादा है उसका, ठीक है। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, वो कम से कम चीज़ देगा ना, वो क्यों किसी को ज़्यादा शेयर्स देगा अपने, ठीक है। तो ऐसे केस में वो चाहेगा कि जो नेगोशिएबल टर्म्स है वो क्लोजर टू द लोअर लिमिट रहे, ठीक है। चलो फिर उसके बाद आया कि कैलकुलेट, देखो हमने देख लिया कि एक्वायरर ए लिमिटेड स्ट्रांग है तो वो चाहेगा कि लोअर पे ही सेटल हो जाए, ठीक है। फिर कैलकुलेट द पोस्ट मर्जर ईपीएस बेस्ड ऑन द एक्सचेंज रेशियो 4:1, 0.4:1, मतलब हमको पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना है 0.4:1 के एक्सचेंज रेशियो पे। तो 0.4:1 इन द सेंस ऐसा कि टारगेट के 1 के बदले में हम 0.4 दे रहे हैं, ठीक है। बीइंग ऑफर्ड बाय ए लिमिटेड इंडिकेट द इमीडिएट ईपीएस एक्रीशन और डाइल्यूशन, मतलब कि वही चेंज इन ईपीएस, ठीक है। अभी आपका ईपीएस जो है वो पर्टिकुलर 2.1 है और 1.2375 है। अब जो है 0.4:1 के एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पे अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा नया ईपीएस क्या रहेगा। तो देखो सिंपल सी बात है कि नया जो ईपीएस है हमारा वो ऐसा रहेगा कि टोटल अर्निंग जो है 2,10,000 प्लस 99,000, ये 3,09,000 है, और
1,00,000 और 80,000। 80,000 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 1,00,000 तो 1,32,000 हो गया। तो देखो 3,09,000 इंटू 1,32,000 वो हो गया 2.34, समझ लो 2.34, 2.1 से 2.34 की तरफ मूव कर गया EPS, राइट। और यही EPS को जो है 2.34 को इंटू 0.4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0.936 होता है बी लिमिटेड का। तो वो 1.2375 से 0.936 की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, हमको गेन और लॉस ऑफ शेयर होल्डर निकालना है तो ऑब्वियस बात है बिफोर मर्जर का गेन मतलब EPS, आफ्टर मर्जर का EPS। यही जब टारगेट कंपनी होती है तो बिफोर मर्जर का EPS माइनस फिर वही आफ्टर मर्जर का इक्विवेलेंट EPS। आपको इक्विवेलेंट EPS समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम आफ्टर मर्जर का EPS निकालते हैं तो उसको एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करके हमको इक्विवेलेंट EPS निकालना पड़ता है। चलो ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखने के बाद अब जो आता है बेस्ड ऑन 0.4:1 एक्सचेंज रेशियो एंड एज्यूमिंग दैट एज प्री मर्जर पी रेशियो विल कंटिन्यू। तो प्री मर्जर पी रेशियो मतलब वही 19.05 वो कंटिन्यू रहेगा आफ्टर द मर्जर। एस्टिमेट द पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। तो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे? आपके पास जो है EPS आपको पता है 2.341, पी रेशियो आपको पता है 19.05, तो इस तरीके से 44.59, ठीक है 44.59 मतलब एक तरीके से 44.6 आपका पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस हो गया। जैसे आपने EPS कैलकुलेट किया है वैसे आप MPS के लिए भी देखोगे कि 44.6। पहले आपका मार्केट प्राइस कितना था? पहले आपका मार्केट प्राइस था 40, ठीक है। तो 40 से हुआ 44.6। रही बात है दूसरे में भी कि 44.6 को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 0.4 से, राइट। तो 15 से हो गया आपका 17.84। तो जैसे 40 का शिफ्ट हो गया 44.6 एक्रीशन हो गया, वैसे ही 15 जो है एक्रीशन हो गया 17.80 हो गया, राइट। 17.84, 880 की जगह 84। तो इस तरीके से जैसे हमने EPS में देखा हमने वैसा MPS में भी कैलकुलेट करा और इस तरीके से हमने क्वेश्चन जो है ओवर किया। तो क्वेश्चन लिटरली दिखने का बड़ा है पर वो है नहीं, ठीक है। अगर आप देखो तो बस रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट करते समय सोचना है कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड हम यूज़ करते हैं। और इनफैक्ट यही जब आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करने की रहती है तो आप ये मत सोचना कि ये पार वैल्यू ही बुक वैल्यू होगी, नहीं, पार वैल्यू को हटाओ। बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको इक्विटी शेयर होल्डर फंड न्यूमरेटर में रखना पड़ता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। सो वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन 11B। सी R&S Limited are companies that operate in the same industry. So these are the companies, those were operating in the same industry, and the financial statement are as follows, that is the balance sheet, income statement, and some additional information, right? So it looks very easy, not that tricky enough, because it seems that there are more data, so it's tough, but basically it's not. We will proceed to the assume that both companies are in process of negotiating a merger. तो दोनों कंपनी जो है मर्जर नेगोशिएट करी थ्रू एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। और जो मर्जर में जो नेगोशिएशन है वो इक्विटी शेयर्स के एक्सचेंज के रूप में रहेगा। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द शेयर प्राइस। सबसे पहले शेयर प्राइस को डिकम्पोज करना है इन द सेंस कि शेयर प्राइस को सबसे पहले EPS इंटू P इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो शेयर प्राइस मीन्स मार्केट प्राइस और EPS और P में डिकम्पोज करा। रही बात आती है EPS की, तो EPS कैसे करा? रिटर्न ऑन इक्विटी को मल्टीप्लाई करा बुक वैल्यू से, राइट, बुक वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो देखिए उन्होंने क्या है कि EPS और PE को पहले सेग्रीगेट किया एंड देन इसके बाद जो है EPS में भी ROE और बुक वैल्यू को सेग्रीगेट किया और आपको ये चारों चीज़ें जो है कैलकुलेट करनी है। रही बात अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने की, तो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर आपको देके रखा है 2 लाख, साथ ही साथ अर्निंग आफ्टर टैक्स भी देके रखा है, तो अर्निंग पर शेयर आप इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। फिर रही बात है EPS इंटू PE, तो हमको PE रेशियो कैलकुलेट करना है। तो EPS तो आ गया था R लिमिटेड का, ठीक है। मार्केट प्राइस आपको देके रखा है 50 रुपये, तो आप PE रेशियो कैलकुलेट कर लो। फिर आती बात रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करने की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसका फॉर्मूला होता है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स इन द सेंस कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड।
और रही बात शेयर होल्डर फंड की, तो शेयर होल्डर फंड में सिर्फ शेयर कैपिटल ही नहीं आता है, उसके साथ रिटेन अर्निंग मतलब रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी के बाद बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कभी भी पार वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो हमारा 24 लाख है डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर करते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं हमारे 2 लाख। तो इस तरीके से बुक वैल्यू पर शेयर जो आता है वो आता है 12, राइट। तो पहला पॉइंट तो जो था डीकम्पोज करना, तो देखो मैंने आर लिमिटेड का करा है, सेम टू सेम हमें जो है एस लिमिटेड का भी करना है, ठीक है। चलो, एस्टिमेट फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ रेट ऑफ बोथ द कंपनीज, जी इक्वल टू बी आर होता है, और हमारा रिटेन अर्निंग हमने आर लिमिटेड का निकाला था 22.21%। 22.21% को हमने जो है मल्टीप्लाई किया रिटेंशन से जो है 80%, 22.21 इंटू 0.80, तो ऐसे केस में 17.768 आ रहा है। तो 17.768 हमारा जो है वो ग्रोथ होना चाहिए। बात करते हैं थर्ड पॉइंट कि बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग सिनर्जी को देखते हुए आर लिमिटेड ने एस्टिमेट करा है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है एस लिमिटेड की, जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं, वो 25 पर शेयर हो जाएगा। ओके, मार्केट प्राइस कितना है उसका? मार्केट प्राइस 20 पर शेयर है, पर लग रहा है 25 पर शेयर हो जाएगा। तो एक्सचेंज रेशियो 2 होगा हमारे, 20/50 एंड 25/50, ठीक है। एक तो 20/50 हो गया और एक 25/50 हो गया, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ रेंज ऑफ जस्टिफाइबल इक्विटी एक्सचेंज रेशियो, शेयर एक्सचेंज रेशियो। तो आपने एक रेंज डेवलप कर ली जिसमें 20/50 आपका लोअर एंड 25/50 आपका हायर एक्सचेंज रेशियो है, ठीक है। वुड यू एक्सपेक्ट द नेगोशिएटेड टर्म टू बी क्लोजर टू द अपर और द लोअर एक्सचेंज रेशियो? नेगोशिएटेड टर्म किसके क्लोज होनी चाहिए, लोअर एक्सचेंज रेशियो के कि अपर एक्सचेंज रेशियो के, राइट। तो देखो, सबसे पहले जब आप कंपेयर करोगे आर लिमिटेड को और एस लिमिटेड को, तो आर लिमिटेड कई मायनों में ज़्यादा है एस से, ईपीएस में, मार्केट प्राइस में, पी रेशियो में, ठीक है। तो ऐसे केस में आर लिमिटेड क्यों चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर दे? आर लिमिटेड तो अच्छा है, आर लिमिटेड तो बड़ी कंपनी है, आर लिमिटेड तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ऐसे केस में जो नेगोशिएशन होगा, नेगोशिएशन एक्सपेक्ट करेंगे टू बी क्लोजर टू द लोअर लिमिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिलायबल इंडस्ट्रीज़ का। तो रिलायबल इंडस्ट्रीज़ इज़ कंसिडरिंग अ टेक ओवर ऑफ सनफ्लावर इंडस्ट्रीज़। तो जो आर इंडस्ट्रीज़ है वो कंसिडर कर रही है कि टेक ओवर करे सनफ्लावर इंडस्ट्रीज़ का, और 2 कंपनीज आर गिवन बिलो, रिलायबल एंड सनफ्लावर, राइट। बात करें रिलायबल इंडस्ट्री की, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, शेयर है, ईपीएस है, पी रेशियो है, और इस तरीके से हमारा जो है एमपीएस आ जाएगा। चलो ठीक है। व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच कंपनी बिफोर मर्जर? तो ईच कंपनी बिफोर मर्जर, ठीक है, तो हमने निकाल लिया, हमने सिर्फ मार्केट वैल्यू ही निकाल लिया। पहले तो चलो ऐसा करो कि सारा का सारा डेटा चलो इधर दे के ही रखा है, कैलकुलेट कर ही लिया। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच कंपनी बिफोर मर्जर, तो 20 था मार्केट प्राइस, इंटू 10 लाख किया तो 200 लाख हो गया। यही 5 था मार्केट प्राइस, इंटू 10 लाख किया तो 50 लाख हो गया। तो इस तरीके से 250 लाख हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ ईच कंपनी बिफोर मर्जर है। अब एज्यूम डेट मैनेजमेंट ऑफ RIL एस्टिमेट डेट शेयर होल्डर ऑफ SIL विल एक्सेप्ट ऑफर ऑफ 1 शेयर ऑफ RIL फॉर 4 शेयर ऑफ SIL। जो SIL है ना, उन्होंने एक्सेप्ट करा है 1 शेयर, कि हम 1 शेयर RIL का एक्सेप्ट करेंगे फॉर 4 शेयर, ठीक है। तो एक तरीके से 0.25:1 हो गया, राइट। इफ़ देयर आर नो सिनर्जी इफेक्ट, अगर सिनर्जी इफेक्ट नहीं है, व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द पोस्ट मर्जर RIL? देखो कोई सिनर्जी इफेक्ट नहीं है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ पोस्ट मर्जर RIL क्या होगा जब कोई सिनर्जी इफेक्ट नहीं है? तो देखो क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, देयर इज़ नो सिनर्जी इफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ पोस्ट मर्जर RIL, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू पोस्ट मर्जर RIL ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिंस ये बोला है कि कोई सिनर्जी इफेक्ट नहीं है, अब जब कोई सिनर्जी इफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में तो 200 + 50 करके 250 कर लो, ये हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ पोस्ट मर्जर RIL। पर देखो ये आंसर नहीं रहेगा, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है।
देखो दूसरा तरीका क्या होता है, अभी हमने जो देखा था, दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है पी रेशियो सिंस आपको दे के रखा है तो ईपीएस आफ्टर मर्जर निकालो, उसको पी आफ्टर मर्जर के पी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो दूसरा तरीका करते हैं हम, पहले ईपीएस आफ्टर मर्जर निकालते हैं। ईपीएस आफ्टर मर्जर देखें तो ऐसे केस में नंबर ऑफ़ शेयर आफ्टर मर्जर कितना होता है, 50 लाख है, सॉरी हाँ 10 लाख है, राइट। 10 लाख इंटू 0.25 तो 2.5 लाख हो गया, तो हो गया अपना 12.5 लाख, ठीक है। 12.5 लाख जो है ये आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स है। रही बात अर्निंग की, तो अर्निंग है 30 लाख, तो 30 डिवाइड बाय 12.5 एक तरीके से हो गया 2.4, राइट। तो ये जो 2.4 है इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 24 लैक्स। जब 2.4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 24, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर 24 है, राइट, इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो, पी रेशियो। तो अपने 2.4 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया हमारा 24, ठीक है। अब इसके बाद इसको नंबर ऑफ़ शेयर आफ्टर मर्जर से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। नंबर ऑफ़ शेयर आफ्टर मर्जर जो है वो है हमारा 12.5 लाख, और इस तरीके से आंसर हमारा आता है 300 लाख। मतलब समझ रहे हो आप, जब पी रेशियो दे के रखे बट फिर भी ऑपरेटिंग सिनर्जी नहीं है, दैट डजंट मीन कि मार्केट वैल्यू, ठीक है, दोनों कंपनी का मिला के और पी रेशियो से जो हम कैलकुलेट करेंगे मार्केट वैल्यू दोनों सेम हो, ऐसे केस में अलग अलग रहेगा। तभी बोला जाता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो पी रेशियो को ही दिया जाएगा। तो आपका जो पर्टिकुलर पोस्ट मर्जर RIL, मतलब इन द सेंस कि पोस्ट मर्जर जो वैल्यू है, राइट, वो वैल्यू आपकी 300 लाख है, ठीक है। रही बात न्यू प्राइस पर शेयर की, तो देखो अर्निंग पर शेयर आपका 2.4 हो गया था, पी रेशियो 10 है, तो आपका जो न्यू प्राइस है वो आपका 24 हो गया। और फिर आर द शेयर होल्डर ऑफ RIL बेटर और वर्स व्हेन दे वर बिफोर मर्जर, मतलब एक तरीके से वो गेन और लॉस कैलकुलेट करने का पूछ रहे हैं। तो ऐसे केस में गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे, मार्केट वैल्यू बाद का माइनस मार्केट वैल्यू पहले का। बाद का मार्केट वैल्यू 24 है, पहले का मार्केट वैल्यू 20 है, राइट। बाद का मार्केट वैल्यू 24 इंटू 0.25 करा, मतलब बाद का मार्केट वैल्यू 6 है, पहले का मार्केट वैल्यू 5 है। तो दोनों केस में बड़ा तो है ही, राइट। अब देखो ड्यू टू सिनर्जी इफेक्ट के कारण मैनेजमेंट ऑफ RIL एस्टिमेट दैट द अर्निंग विल इंक्रीज बाय 20%। अब ये जो सिनर्जी इफेक्ट है, मैनेजमेंट ऑफ RIL ने एस्टिमेट करा कि जो अर्निंग है वो 20% से बढ़ जाएगी। देखो अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, अर्निंग 20% से बढ़ जाएगा, तो ये एक तरीके से अर्निंग सिनर्जी हो गई, ये अर्निंग सिनर्जी, ठीक है। मतलब कि जो हम अर्निंग 20 लाख और 10 लाख को ऐड करके 30 लाख होगा, वो 30 लाख प्लस 20% करो तो 36 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब 36 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर 12.5 लाख, जो गया 2.88 हमारा जो है EPS। और प्राइस पी रेशियो 10 दे के रखा है, तो इंटू 10 से करो तो 28.8 हमारा जो है मार्केट प्राइस हो जाएगा। अब ये जब 28.8 हमारा मार्केट प्राइस हुआ, फिर ये बताना कि क्या बेटर है कि वर्स हो गया। तो देखो बाद का मार्केट प्राइस 28.8 है, पहले का मार्केट प्राइस हमारा कितना था 20, तो 8.8 से बढ़ गया। फिर यही 28.8 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.25 से, तो एक तरीके से बाद का मार्केट प्राइस आपका 7.2 और पहले का मार्केट प्राइस आपका 5 था। तो ऐसे केस में शेयर होल्डर तो बेटर ही है, शेयर होल्डर्स तो बेटर ही है दोनों सिचुएशन में, क्योंकि जब मार्केट प्राइस 24 था तभी बेटर थे, तो मार्केट प्राइस जब 28.8 हो गया है तो बेटर रहेंगे ही। अब देखिए नवंबर 18 के एग्ज़ाम पेपर का एक और क्वेश्चन है, इसी टाइप पे बेस्ड है, ठीक है। 1 सेकेंड, क्या है कि शेयर TKNSK लिमिटेड बोथ सेम इंडस्ट्री में है, द फॉर्मर इज़ इन नेगोशिएशन फॉर एक्विजिशन ऑफ द लेटर, फॉर्मर लेटर को एक्वायर कर रहा है। तो जो फॉर्मर है, ठीक है, जो पहले है वो बाद को एक्वायर कर रहा है, ठीक है। द फॉर्मर इज़ इन नेगोशिएशन फॉर एक्विजिशन ऑफ द लेटर, इन्फॉर्मेशन अबाउट द 2 कंपनीज एज पर द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे के रखा है। जैसे कि आपको शेयर्स दे के रखे, राइट, आपको डेप्ट दे के रखा है, डेप्ट में 10% डिवेंचर है,
12.5% इंस्टीट्यूशन लोन है, ठीक है। फिर EBIT DA पैट नहीं देख रखा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन पूरा ऐसे देख रखा है, और फिर आपको मार्केट प्राइस देख रखा है, राइट। अब TK लिमिटेड प्लान्स टू ऑफर अ प्राइस फॉर SK's बिजनेस। TK लिमिटेड ने प्लान करा टू ऑफर अ प्राइस फॉर SK बिजनेस, तो उसने प्लान करा टू ऑफर अ प्राइस कि वो एक प्राइस ऑफर करे फॉर SK बिजनेस एज अ होल विच विल बी 7 टाइम्स ऑफ EBIT DA, ठीक है। तो क्या रहेगा वो EBIT DA का 7 टाइम्स रहेगा, ये उसने प्राइस ऑफर करा एज रिड्यूस्ड बाय आउटस्टैंडिंग डेट, ठीक है, एंड टू बी डिस्चार्ज बाय ओन शेयर्स एट मार्केट प्राइस। तो EBIT DA को 7 टाइम्स करा, तो देखो अगर हम देखें तो 230 जो उसका EBIT DA है 7 टाइम्स किया तो 1610 एज रिड्यूस्ड बाय द आउटस्टैंडिंग डेट। आउटस्टैंडिंग डेट देखे तो 1610 में से हमने 480 माइनस किया, ठीक है, तो हमारा आया 1130। तो जो 1130 है डिस्चार्ज बाय ओन शेयर्स एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है 220, राइट। तो कायदे से 5.136 आपका एक्सचेंज रेशियो आना चाहिए। तो एक बार ये देख लो कि क्या यही एक्सचेंज रेशियो है कि हमको और कोई से दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो यही एक्सचेंज रेशियो आया, तो 5.136, ठीक है, शेयर्स जो है आप इशू करोगे। तो एक तरीके से टू बी डिस्चार्ज बाय ओन शेयर्स एट मार्केट प्राइस, तो ऐसे केस में 5.136 शेयर्स मतलब कि 5,13,600 आप शेयर्स इशू करोगे। अब ये तो हो गया हमारा, एक्सचेंज रेशियो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी अगर एक्सचेंज रेशियो निकालना है तो 5,13,600 डिवाइड बाय 24 लाख, ठीक है, 5,13,600 डिवाइड बाय 24 लाख करो, ठीक है, तो आ जाएगा 0.214, ठीक है। अब सी SK लिमिटेड इज़ प्लानिंग टू सीक 1 शेयर इन TK लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर इन SK। अब SK लिमिटेड क्या प्लान कर रहा था, टू सीक 1 शेयर इन TK फॉर एवरी 2 शेयर इन SK, कि मेरे 2 के बदले में मुझे 1 शेयर मिले, मतलब कि जो हमने कैलकुलेट किया 0.214:1 वो प्लान करा है 0.5:1 का, राइट। एंड बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस टैक्स रेट जो है दोनों कंपनीज़ का वो 30% है। अब कैलकुलेट एंड शो द फॉलोइंग अंडर बोथ अल्टरनेटिव मतलब कि एक तो 0.214:1 जो हम उसको अगर शेयर में कन्वर्ट करें तो 5,13,600, और एक है 0.5:1 जिसको अगर हम कन्वर्ट करें, नहीं वो 0.214 जो मैं बोला था वो 0.214 नहीं होना चाहिए, इन द सेंस कि 5,13,600 जो है इसको डिवाइड बाय 12 लाख करो, जाएगा 0.428। तो 0.428:1 और 0.5:1, ये हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो 2 ऑप्शन के हिसाब से नेट कंसिडरेशन पेबल, सबसे पहले नेट कंसिडरेशन कितना पेबल रहेगा। तो देखो जो TK लिमिटेड का ऑफर था 0.428:1, उसका जो नेट कंसिडरेशन पेबल था वो तो 7 टाइम्स ऑफ EBIT DA था माइनस आउटस्टैंडिंग डेप्ट था जो हम निकाल चुके थे 1130। रही बात हम SK लिमिटेड के ऑफर का देखें तो उधर नेट कंसिडरेशन पेबल क्या रहेगा। देखो उधर देखा जाए तो आपको जो है 12 लाख शेयर्स है और 0.5:1 मतलब 6 लाख शेयर्स आप दे रहे हो 220 के भाव पे, ठीक है। तो ऐसे केस में वहाँ पे 1321 लैक्स आप पे करोगे। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ यही है, तो 1320 लैक्स है, ठीक है, तो ये 1320 आ गया। तो सबसे पहले तो नेट कंसिडरेशन हमारा आ गया। अगला नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू बाय TK लिमिटेड कितना शेयर इशू करेगा। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू बाय TK, तो इधर तो 537600 था, दूसरे ऑप्शन में जो है वो 12 लाख इंटू 0.5, इधर जो है ये 6 लाख शेयर इशू करेगा, राइट। अब EPS ऑफ TK आफ्टर एक्विजिशन, एक्वायर करने के बाद EPS ऑफ TK क्या रहेगा। तो एक्वायर करने के बाद सबसे पहले तो जिनका EPS है, तो EPS के लिए आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर तो जो है आपको डेप्रिसिएशन नहीं देख रखा है, तो आपका जो 800 लाख का जो अर्निंग है, ठीक है, उसमें से आपने 116 लाख माइनस कर दिया, ठीक है, और माइनस 30% कर दिया, तो आया 478.8, राइट। प्लस 230 लाख में से भी आपने जो है 480 का 12.5%, 60, 230 में से आपने 60 माइनस करा 170, राइट। फिर जो है आपने 30% माइनस करा 119,
तो 478.8, ठीक है, प्लस 119, देखते कितना है 597.8, तो यही आया था 597.8 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर करोगे। नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं आपके, ये तो नंबर ऑफ़ शेयर जो है इधर तो 24 लाख है और 5,37,600 है, ठीक है। तो 24 प्लस 5.376 29.376, इसको 597.8 लाख से करा, तो ऐसे केस में आपका जो है 20.52 आपका EPS आया। यही जब एक्सचेंज रेशियो 0.5:1 है, तो ऐसे केस में सबसे पहले तो आपने जो है TK लिमिटेड का जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स वो है 800 में से सबसे पहले आपने 220 माइनस करा, नहीं सॉरी 800 में से आपने पहले 116 माइनस करा, वही जो है कितना आएगा 800 में से आपने जो है 116 माइनस किया तो आया 684 में से 30% माइनस करा तो आपका आया 478.8। यही 230 में से आपने जो है कितना माइनस करा 160, मतलब 170 माइनस 30% 119, तो 478.8 प्लस 119, ये जो आया हमारा वो है 597.8। अब ये जो 597.8 है इसको जो है नंबर ऑफ़ शेयर्स हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं इस केस में 30 लैक्स, तो 597.8 डिवाइड बाई 30 लैक्स, ये हुआ हमारा 19.92, राइट। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो जो था वो था हमारा 20.52, दूसरे में 19.92, तो हमने EPS भी निकाल लिया। अब हमको मार्केट प्राइस निकालना है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपको मार्केट प्राइस निकालना है आफ्टर एक्विजिशन, राइट। अब मार्केट प्राइस आफ्टर एक्विजिशन वो कैसे निकलेगा, आपने EPS तो निकाल लिया, मार्केट प्राइस आफ्टर एक्विजिशन निकालना है। मार्केट प्राइस आफ्टर एक्विजिशन के लिए सबसे पहले आपको EPS आफ्टर एक्विजिशन निकालना पड़ेगा, और EPS आफ्टर एक्विजिशन अभी हमने निकाला, राइट। तो EPS जो एक आया था वो आया था 20.52 और दूसरा आया 19.9। अब इसको जो है हमको P रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब P रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इधर हम P रेशियो निकाल सकते हैं। हम P रेशियो इधर कैसे निकाल सकते हैं, देखो मार्केट प्राइस है 220 और अर्निंग पर शेयर आप देखें तो 800 माइनस 116 माइनस 30% किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर 24 लाख किया, तो 19.95 हमारा अर्निंग पर शेयर आया था। मार्केट प्राइस हमारा 220 है, तो ऐसे केस में 11.03 हमारा P रेशियो हो गया, राइट। यही एक्वायरर का P रेशियो बाद का भी P रेशियो रहेगा, मतलब कि एक्वायरर का P रेशियो आफ्टर मर्जर का भी P रेशियो रहेगा, ठीक है। तो जो 11.03 है तो 20.52 इंटू 11.03 ये है हमारा 226.33, ये हमारा इसका मार्केट प्राइस आ गया। रही बात है SK लिमिटेड के ऑफ़र की, तो 19.9 इंटू 11.03 ये जो है 219.50, तो इस तरीके से जो है मार्केट प्राइस आफ्टर एक्विजिशन हमारा बात का गया। अब ब्रीफली हम बताएं एडवांटेज ओवर द फ्रॉम द एक्विजिशन। तो देखो मार्केट प्राइस आपका पहले कितना था 220, अब हो गया 226.33, ठीक है। यही जो है मैं अभी TK लिमिटेड के ऑफ़र की बात कर रहा हूँ कि 226.33 से 220 से 226.33 हो गया, ठीक है। यही जो SK लिमिटेड ने ऑफ़र दिया था उसके हिसाब से तो 219.50 220 से और कम हो गया, ठीक है। चलो तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन ओवर किया। देखो ये वाले क्वेश्चन में मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो हमने इधर TK लिमिटेड और SK लिमिटेड, इधर TK लिमिटेड जो है वो SK लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है। TK की कुछ और नीड्स थी, TK का कुछ और प्लान था, SK का कुछ और प्लान है। तो आपको जो है पर्टिकुलर वो सारी चीज़ें आपको TK के लिए भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आपको SK के लिए भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इन द सेंस कि TK लिमिटेड ने जो ऑफ़र दिया है तो उस ऑफ़र के तहत भी आपको कैलकुलेट करना है, और एक बार SK लिमिटेड ने जो ऑफ़र दिया है उस ऑफ़र के तहत भी आपको कैलकुलेट करना है, एंड देन बाद में फिर इवेल्युएट करना है कि किसका ऑफ़र सही है। तो इस तरीके से हमको ये चीज़ देखनी थी। अल्टरनेटिव जब दो अल्टरनेटिव दे के रखे तो हम कौन सा अल्टरनेटिव बेटर है
हमको वो देखना था। तो इस तरीके से हमने जो है ये वीडियो ओवर किया। एंड इस वीडियो में जो है हमने पोस्ट मर्जर EPS, मार्केट प्राइस, गेन और लॉस, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रमोटर होल्डिंग इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।